हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ सर फ्रॉम पुसा एकेडमी क्लासेस। मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। जैसा कि आप लोग को मैं पीछे भी वीडियो डाल चुका हूँ और आप लोगों ने जो उस पर प्यार दिखाया है, आपने जो सीखने का जज्बा दिखाया, उसके लिए मैं सभी व्यूअर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और इसी तरह मन लगा के पढ़िए और कोई भी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। और मैं फिर से कह रहा हूँ दोबारा या तिबारा भी हो सकता है कि इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आपको हंसी लग रहा होगा कि सर बार बार एक ही चीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर किए। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो फिर आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपके होम पेज पे आ जाएगा मेरा वीडियो और आप आराम से सीख सकते हैं। ऐसे यूट्यूब पे तो बतेरे ऐसे वीडियो हैं जो बिना बात के होम पेज पे आ जाता है और समझ ही रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं शिक्षा वाला चीज़ दे रहा हूं तो आप उस चीज़ को एकदम बढ़िया से सीखिए। आज मैं हिंदी का एक टॉपिक लाया हूं जो कि न कि 10वां या 11-12 उसके बाद भी जो कंपटीशन, जैसे अभी एसएससी जीडी का फॉर्म भराया है बिहार बोर्ड में, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट में आया है एसएससी जीडी का, तो उसमें भी यह हिंदी का इससे क्वेश्चन आता है और वो टॉपिक है समास। आज मैं आपको एक ट्रिक में, जी बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, आज मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक में समास सिखा दूंगा। रटने की जरूरत नहीं है, आपको आज मैं एक ट्रिक में समास सिखा दूंगा। किसी भी समास को आप देख के बता सकते हैं कि यह समास है क्या और यह किस पार्ट का है। ठीक है, बस समय दीजिएगा थोड़ा सा। इस चैनल पे आए हैं तो रुकिए, ये नहीं कि तुरंत उसको भगा के आगे देख लिए, फिर मज़ा नहीं आएगा ना हमको पढ़ाने का सही तरीके से मेरा जा पाएगा जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समास। आज का जो टॉपिक है वो है समास। ठीक है, क्या है? समास। आप लोग बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, बड़े धैर्य से मेरे क्लास को देखते हैं। ठीक है, इसी तरह बने रहिए। तो समास, सबसे पहले देखिए समास की जो उत्पत्ति हुई है कैसे हुई है। ठीक है, समास की जो उत्पत्ति हुई है वह हुई है सम जमा आस। सम जमा आस। सम का मतलब होता है पास और आस का मतलब होता है होना। यानी कि समास की उत्पत्ति सम जमा आस से हुई है, जिसका मतलब होता है पास होना। मैंने यहां पर इसको क्या पढ़ा है बाबू? इसको पढ़ा है जमा। हिंदी में जोड़ नहीं बोला जाता है, जोड़ गणित में बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है जमा। इस चीज को बोला जाता है जमा। ये सब बेसिक चीजें हैं। और ऊपर में जो हम लाइन खींचते हैं इसको भी लाइन नहीं कहते, इसको बोलते हैं सीरो रेखा। क्या बोलते हैं? सीरो रेखा। सीरो रेखा बोलते हैं। ठीक है, और ये जो साइन है आप गणित में पढ़ते होंगे, इसको जोड़ कहते होंगे, लेकिन जब आप फिजिक्स में पढ़ते हैं तो इसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो हर विषय का अपना अपना तरीका है समझने का। ठीक है, तो हिंदी में इसको कहा जाता है जमा। तो सम जमा आस, जिसका मतलब होता है पास होना। पास होने का मतलब क्या है उसको समझना है। देखिए, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट में नीतीश जी ने एक बहुत ही एक स्टेप लिया था मानव श्रृंखला का। ठीक है, आप लोग भी याद होगा कि जब उसको कैप्चर किया गया तो ऊपर में से तो एक तरह से बहुत वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। इतने साथ एक साथ हाथ पकड़ के खड़े हुए थे मानव श्रृंखला, जैसे 2-3 साल पहले साथ चला था बिहार में। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ कि लोग क्या हुए, हाथ जोड़ के क्या हो गए, पास हो गए। नहीं, पास होने का मतलब है क्या, इतना बड़ा चीज है उसको जोड़ के हम क्या लेके आए, करीब लेके आए। और समास का काम भी यही है, जो वाक्य में चीजें हैं उसको शब्द में लेके आना। क्या करना? जो वाक्य में है उसको एक शब्द से डिनोट कर देना। ठीक है, और सबसे पहले हम जान चुके हैं कि समास की क्या चीज से उत्पत्ति हुई है, तो सम जमा आस से हुई है। ठीक है, अब समझेंगे कि समास कहते किसे हैं, समास होता क्या है। तो देखिए, समास का परिभाषा है दो या दो से अधिक पदों से बने नए सार्थक शब्द को
समास कहते हैं, समास कहते हैं। यानी कि मैंने देखिए बहुत सिंपल सा परिभाषा लिखा है, दो या दो से अधिक पदों से बने। कितने पदों से? दो से या दो से अधिक पदों से बने नए सार्थक शब्द से। यानी कि दो या दो से अधिक पदों से मिलकर क्या बनाता है? एक नया सार्थक शब्द बनाता है, उसे ही कहते हैं समास। समझ में आया? समास का मतलब क्या? कि दो या दो से अधिक पदों से बने नए सार्थक शब्द को उसको कहते हैं समास। जैसे कि देखिए कि जैसे हम लोग का जो 15 अगस्त और 26 जनवरी पे हम लोग झंडा को फहराते हैं, अभी फहराते हैं, ये भारत का प्रेम है और हम उसको दर्शाते हैं दुनिया को कि हाँ हम आज आज़ाद हैं, गणतंत्र हैं, ठीक है। तो उसको हम लेते हैं, तो देखिए 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह। तो यहां पर देखिए कितने शब्द हैं? 3 रंगों और समूह, ये 3 शब्द है। जो कारक चिन्ह है उसको काउंट नहीं किया जाता है हिंदी में, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं इस पर क्लास दे दूंगा एक कारक चिन्ह पे, ठीक है। 3 रंगों का समूह, तो यहां पर देखिए 3 रंगों का समूह, तो कितने शब्द हुए? 3 शब्द हुए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तिरंगा। क्या मतलब होता है? तिरंगा। तो मैंने कहा था ना कि 2 या 2 से अधिक पदों से बने नए सार्थक शब्द को, तो यहां पर कितने पद हैं? 3 पद हो गए, 1 2 3। क्या दिया? एक नया सार्थक शब्द दिया ना, तिरंगा। तो ये तिरंगा ही क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका समास। क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो समास आपको समझ में आ गया ना, समास किसे कहते हैं? कोई भी पूछ दे एकदम सिंपल में, ये तो मैं एक परिभाषा की तरह बता दिया। आप अगर इससे भी शॉर्टकट सीखना चाहते हैं तो कहिएगा एक पद हो जाना। कितना पद? एक पद। ये कितना पद है बाबू? तो सिर्फ एक पद है ना। एक पद हो जाना ही क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। उससे भी नहीं आएगा तो दूसरा लॉजिक दे देते हैं, संक्षेपण हो जाना। क्या हो जाना? संक्षेपण हो जाना ही क्या कहलाता है? समास। अब संक्षेपण का मतलब क्या होता है? जैसे आप हॉल में गए मूवी देखने के लिए 3 घंटा का, बड़ा अच्छा मूवी लगा, ठीक है। जब आपके मित्र से मुलाकात हुई तो आप उस 3 घंटा के मूवी कितने मिनट में सुना दीजिएगा? पूरा 3 घंटा का 5 मिनट में, 5 मिनट में सुनाइएगा। तो यही हो गया संक्षेपण, ठीक है। संक्षेप में बड़ा सा चीज है, उसको संक्षेप में लिया। जैसे देखिए इसका जो डिस्टेंस था, देखिए इतना था, ठीक है। इसकी दूरी इतना थी और इसका दूरी कितना हो गया? इतना हो गया, तो कम हो गया ना, इसको कहता है संक्षेप। यानी संक्षेप हो जाना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समझ में आ गया ना समास किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदों से बने नए सार्थक शब्द को ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं, ठीक है। अब आपको हम सिखाते हैं इसका प्रकार। समास के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है। अब आप ही सोचिए कि आप एक क्लास कर रहे हैं, क्या संभव है 10 सेकेंड में समास के 6 भेद याद करना? फिर वही बात, मैं आपको रटंतु विद्या नहीं कर रहा हूँ। क्या आप 10 सेकेंड में सीख सकते हैं? कहिएगा नहीं सर, ये तो एक को में एक को पढ़ने में हमको लगभग 30 से 40 सेकेंड लगेगा। मैं आपको उसके 6 के 6 भेद 10 सेकेंड में सिखाऊंगा, गिनती के साथ। देखिएगा 10 सेकेंड में आपको समास के, अगर आपने इसको नोट नहीं किया, आपको हम बार बार बोलते हैं, आप खाली देखते रहते हैं हमको। अरे कॉपी कलम निकालिए, बैठिए, लिखिए, हंसिए नहीं, हंसने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। आप YouTube पे आते हैं, इधर उधर जो वीडियो देखते हैं सब नहीं देखिए, यहाँ पर चैनल के माध्यम से सीखिए। आपको इंग्लिश तो दे ही रहे हैं, साथ में अभी हिंदी दे रहे हैं, ठीक है। और आने वाले समय में हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह भी आपको हम डालेंगे, ठीक है। बशर्ते आप चैनल के माध्यम से बने रहिए और लोगों को कनेक्ट करते रहिए, ठीक है। आपको जो भी समस्या होंगी, जो भी विषय में, मैं उस विषय का एकदम बारीकी से चीज सब डालूंगा और सीख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए समास के भेद क्या है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप लोग तेज है ना, हम जानते हैं ना। मॉडर्न टाइम का जो आजकल का जो स्टूडेंट सब है बहुत चालाक हो गया है, तुरंत खिचक सीना स्क्रीनशॉट ले लेता है किसी का, ठीक है। किसी दोस्त को अगर कोई चीज़ सबूत आ गया तो बस स्क्रीनशॉट ले लिया, रख लिया, अरे खर्चा करो, नहीं तो देख लो स्क्रीनशॉट है मेरे पास, नहीं। चलिए तो अब हम 10 सेकेंड में सीखेंगे समास के भेद। यस, 10 सेकेंड में सीखेंगे समास के भेद। देखिए तो इसका है
द्वंद्वी अब तक। कितना सेकेंड लगा पढ़ने में? द्वंद्वी अब तक 10 सेकेंड से भी कम। यही है समास के भेद, द्वंद्वी अब तक। सब ट्रिक पे है, कोई भी चीज है उसका एक ट्रिक रहता है, बशर्ते आपको सिखाने वाला चाहिए, तो आप तो सीखने वाले तभी हैं उपलब्ध। ठीक है, तो द्वंद्वी अब तक पहला है द्वंद, इसका हो जाएगा द्वंद। ये है आपका द्विगु। तीसरा है आपका अव्ययी भाव। चौथा है आपका बहुव्रीहि। पांचवा है आपका तत्पुरुष। और आखिरी है आपका कर्मधारय। ठीक है, यानी कि द्वंद्व समास, द्विगु समास, अविभाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। ठीक है, अब देखिए जैसे पंडित जी कैसे मंत्र पढ़ते हैं, स्वाहा कर देते हैं डायरेक्ट, तो हम लोग भी आज स्वाहा करेंगे। किसका? समास का भेद। स्वाहा का मतलब खत्म नहीं, मतलब सीखेंगे उसी तरीके से। तो इसको याद करना है एकदम सिंपल में। इसका ट्रिक है द्वंद्वी अब तक, द्वंद, द्विगु, अविभाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, स्वाहा। मैंने क्या बोला? द्वंद, द्विगु, अविभाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, स्वाहा। पंडित जी ऐसा ना मंत्र पढ़ते हैं, कुछ भी रहे उसके अंत में स्वाहा। तो हम लोग जो स्वाहा कर रहे हैं वो सीखने के तौर पे। कोई पूछ देगा आपको कि समास के कितने भेद है, तो कहिएगा द्वंद, द्विगु, अविभाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, स्वाहा। ठीक है, तो ये है आपको, मैंने आपको कहा था ना कि 10 सेकेंड में सिखा दूंगा, सिखा दिया ना कि समास के कितने भेद? 6। उसको क्या बोलते हैं? द्वंद्वी अब तक। द्वंद, द्विगु, अविभाव, बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, स्वाहा। चलिए अब बारीकी से हम एक एक समास को देखेंगे, एकदम ट्रिक बाय ट्रिक। हम बार बार कह रहे हैं ना कि एक बार इसको पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको ग्रेजुएशन तक समास में कभी दिक्कत नहीं आएगा। कंपटीशन में बैठिएगा एकदम सॉल्व होते चले जाएगा। चलिए सब अब आते हैं द्वंद्व समास पे। इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एकदम, बिल्कुल ले लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे आपको सबसे पहले द्वंद्व समास। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास क्या होता है? समास तो आप लोग जान ही गए, अब समझना है द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास देखिए, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और एवं या आए उसे द्वंद्व समास कहते हैं। देखिएगा, द्वंद्व समास क्या है? जिस समास के दोनों पद क्या हो? प्रधान। अब प्रधान क्या होता है? प्रधान का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे घर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? माता पिता है। बाहर का जो कार्य है कौन संभालते हैं? पापा जी। और घर में जितना भी मेंटेनेंस है वो कौन संभालती है? माँ। तो दोनों का अपना अपना क्या है? इम्पोर्टेंस है। तो बताइए क्या माता पिता प्रधान है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो वही तो कह रहे हैं, जिस समास के दोनों पद, इसमें 2 पद आएंगे या दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे, अपने अपने में इंपॉर्टेंस होगा। और विग्रह करने पर और एवं या है। विग्रह समझते हैं ना, अलग करने पर। ठीक है, विग्रह करने पर आएगा आपको और एवं या। फिर से समझिएगा कि द्वंद्व समास क्या है कि जिसके दोनों पद क्या हो?
दोनों पद प्रधान हो, ठीक है, दोनों पद जिसके प्रधान हो और विग्रह करने पर क्या आता है, और एवं या आता है, ठीक है। अब इसका ट्रिक देखते हैं कि इसका ट्रिक में क्या क्या है। देखिए अब ट्रिक सीखना है। पहला ट्रिक क्या होता है कि दोनों पद एक दूसरे से उल्टे होंगे। दोनों पद एक दूसरे से क्या होंगे, उल्टा। जैसे मान लीजिए कि अभी दिन है तो दिन का उल्टा क्या होगा, दिन का उल्टा रात होगा, बिल्कुल, ठीक है, समझ में आया ना। अब हम बहुत पुण्य कर रहे हैं पढ़ा के, और आप वहां पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना, तो पुण्य का उल्टा क्या हो गया, पाप। हंसना नहीं है, फिर आप हंस रहे हैं, ठीक है, आप पाप कर रहे हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लोगों को भी इस वीडियो को पहुंचाइए कि इतना हम मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो लाते हैं कि आप शिक्षित होइए, कोई कंपटीशन का एग्जाम निकालिए, कहीं पर अपना पहचान बनाइए, और आप लोग वहां पर देख के हंस रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। तो पाप का उल्टा क्या हो गया, पुण्य। मैं पुण्य कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, बिल्कुल। सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है। तो दोनों पद एक दूसरे से क्या होंगे, उल्टे होंगे। दोनों पद क्या होंगे, एक दूसरे से उल्टे होंगे, ठीक है। दोनों पद एक दूसरे से उल्टे होंगे। जैसे हम यहां पर लिख दिए उदाहरण के तौर पे, देखिए रात दिन, ठीक है। तो रात का उल्टा क्या हो गया, दिन हो गया। पाप पुण्य, पाप का उल्टा क्या हो गया, पुण्य। तो बताइए कि ये पहला ट्रिक समझ में आ गया ना, कि दोनों पदों के बीच में क्या आएगा, दोनों पद एक दूसरे से क्या होंगे, उल्टा होगा, ठीक है। आकाश का उल्टा क्या होगा, पाताल होगा। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। चलिए जैसे हम लिख देंगे, अभी तुरंत हम बोले थे माता, माता पिता, तो माता का उल्टा क्या होगा, पिता। माता का उल्टा क्या होगा, पिता। अब दोनों बताओ, दोनों अपने अपने में एक इंपॉर्टेंस है कि नहीं, जो मैंने पहले ही बताया, जिस समाज के दोनों पद क्या हो, प्रधान हो। तो माता का अपना इंपॉर्टेंस है और पिता का भी अपना इंपॉर्टेंस है। ट्रिक के अनुसार मैंने बताया दोनों पद एक दूसरे से क्या होंगे, उल्टा होंगे। जहां पर उल्टा नजर आए आप उसको कर दीजिए पुल्टा, उल्टा नहीं कीजिए, मतलब समझ जाइए कि कौन समास है, द्वंद्व समास है। एकदम मस्ती मजाक में आप लोग पढ़िए, ठीक है। अब दूसरा ट्रिक हम आपको सिखा देते हैं कि दूसरा ट्रिक में क्या आता है, कि दूसरा ट्रिक है आपका दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह। योजक चिन्ह आते हैं, ठीक है। दोनों पदों के बीच क्या आएगा, योजक चिन्ह। अब योजक चिन्ह क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं हाइफन। जैसे आप अगर कुंवारे होंगे तो आपका शादी होगा, तो आपकी जो वाइफ होगी उसके जो पिताजी, उसको क्या कहिएगा इंग्लिश में, फादर इन लॉ। हाँ हंसिए नहीं, फादर इन लॉ कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए फादर इन लॉ कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं फादर इन लॉ। तो यहाँ पर देखिए ये जो आया माइनस का चिन्ह जो है, इसको कहते हैं इंग्लिश में बोलते हैं हाइफन, और उसी को हिंदी में बोलते हैं योजक चिन्ह। लेकिन फिर चल जाएंगे कहाँ, मैथ में चल जाएंगे, इसको बोलेंगे क्या, सबट्रैक्ट, ठीक है, ठीक है। उसको बोलेंगे सबट्रैक्ट, ठीक है। उसको बोलेंगे माइनस, क्या बोलेंगे बाबू, माइनस बोलेंगे, ठीक है। तो अब वही चीज हम चल जाएंगे फिजिक्स में, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। कौन चार्ज, नेगेटिव चार्ज। जिस तरह से हम बोले थे प्लस को हिंदी में बोलते हैं जमा, और उसी को फिजिक्स में बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो हिंदी में इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। यानी कि दोनों पदों के बीच में क्या आएगा, योजक चिन्ह आएगा। ट्रिक है ये, देखिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, दोनों पद एक दूसरे से क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। चलिए अब आते हैं, आपको द्वंद्व समास समझ में आ गया। अब दूसरा क्या है आपका, द्विगु समास। द्विगु समास, जिस समास का
पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। देखिए जैसे द्वंद्व सीख लिया, अब द्विगु सीखिए। जिस समास का पहला पद यानी कि प्रथम पद जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? संख्यावाचक। अब संख्यावाचक क्या होता है? जैसे हम हिंदी में ये एक लिखें, इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? एक, ये जैसे दो, ठीक है, इसको लिख देंगे तीन, इसको लिख देंगे चार, ठीक है। तो प्रथम पद क्या आना चाहिए? संख्यावाचक आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए? संख्या वाले शब्द आना चाहिए। पहला प्रथम पद आपका संख्यावाचक। अब इसका ट्रिक क्या है? देखिए ट्रिक कहता है आपको, ट्रिक 1 में कहता है कि जिस समास में प्रथम पद क्या हो? संख्यावाचक हो, यानी कि संख्या वाले शब्द का प्रयोग, ठीक है। पहला ट्रिक कहता है संख्या वाले शब्द का प्रयोग, संख्या वाले शब्द का प्रयोग। पहला ट्रिक कहता है कि संख्या वाले शब्द का प्रयोग होगा। जैसे मान लीजिए कि सुबह के बाद जब 12 बजता है तो उस पहर को क्या कहते हैं? दोपहर, है ना। 12 बजे को समय को हम क्या कहते हैं? दोपहर, दोपहर। अब देखिए इसका पहला पद जो आया क्या आया? दो आया। तो मैंने लिखा ना संख्या वाले शब्द का प्रयोग, यानी कि इस समास में पहला पद क्या आना चाहिए आपको? संख्या वाले। अगर संख्या वाले शब्द आ रहे हैं तो दम आप सिंपल में समझिए कि यह जो है आपका द्विगु समास है। कौन समास है? द्विगु समास। दोपहर कौन समास कहलाएगा? आपका द्विगु समास कहलाएगा। चलिए इसका दूसरा ट्रिक देखते हैं। दूसरा ट्रिक देखते हैं क्या कहता है। विग्रह करने पर समूह का बोध होता है। विग्रह करने पर क्या चीज का बोध होता है? समूह का। समूह समझते हैं ना, जैसे 4 मित्र बन गया तो उसको क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। और यही 4 मित्र जो है आपकी लाइफ का आगे बढ़ाता है, ठीक है। समझ रहे हैं क्या कर रहा है, ठीक है। विग्रह करने पर क्या आता है? समूह का बोध होता है, ठीक है, समूह का। जैसे यहां पर देखिए दोपहर, तो दोपहर को जब हम विग्रह करेंगे, अलग करेंगे, तो देखिए क्या होगा? तो दो पहरों का समूह, ठीक है। दो पहरों का क्या हो जाएगा बाबू? समूह हो जाएगा। उसी तरह तिरंगा को देखिए, तिरंगा, तो तिरंगा को विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह। तो कहलाया ना। तो आपको समझ में आ गया ना कि यह है आपका कौन समास? द्विगु समास। तो दो समास आपका एकदम क्लियर हो गया, द्वंद्व समास और द्विगु समास। तो द्वंद्वी हो गया। और अब क्या बच गया? अव्ययीभाव। तो अब देखते हैं अव्ययीभाव समास क्या है। इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग, ठीक है, और इस चैनल के साथ बने रहिए। अब पढ़ते हैं अव्ययीभाव समास। अब पढ़ते हैं हम लोग अव्ययीभाव समास। देखिए दुनिया में ना हम कुछ लेने आए हैं, देने आए हैं, ठीक है। और यह जो दुनिया है, ठीक है, कि हम लोग क्या हैं? एक मुसाफिर हैं, ठीक है। इसलिए जितना हो सके अच्छा कीजिए, ठीक है। ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन को अगर प्रोग्रेस मिलना है तो उसमें शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो समझना है कि आपको जितना हो सके लोगों को अच्छा ही चीज़ पहुँचाइए, ठीक है। अपने शिक्षा के माध्यम से किसी चीज़, अगर आपके पास अगर पैसा है तो किसी की ज़रूरत है उसको पूरा कीजिए,
ठीक है। एक गाना है, बहुत ही टचिंग लाइन है, 2-4 पंक्ति का है, जिसमें मैंने पूरे जीवन का उसमें सारांश देखा कि वो सही में वैसा ही है। मैं 2 लाइन वो गीत गाना चाहूँगा, ठीक है। ये नहीं कहिएगा बाद में कि सर पढ़ा रहे हैं गाना सुना रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कहिएगा। देखिए, दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कबर है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है, दुनिया के मुसाफिर। ये आलीशान बंगले तेरे काम के नहीं है, मखमल में सोने वाले माटी में सो रहे हैं, 2 गज जमीन का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है, दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कबर है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है, दुनिया के मुसाफिर। तो मैंने कहा था ना कि ये हम लोग जो है यहाँ दुनिया के मुसाफिर हैं, ठीक है, और 2 दिन का सफ़र है। हम कितना भी किसी से लूट के बटोर के घर आलिशान बंगला बनाने, लेकिन हमको एक दिन उसी कब्र में जाना है जो 2 गज का होता है। चाहे आप कितने भी अरबपति रहिए, चाहे रोडपति रहिए, तो जितना आपको लोग याद करेंगे वो किसके कारण? आपके कर्म के कारण। इसलिए जितना हो सके अपने लाइफ में अच्छे कर्म कीजिए और लोगों को शिक्षित बनाने में योगदान दीजिए, और कोशिश कीजिए कि लोग आगे बढ़ें और आपको याद करें कि हाँ ये बंदा हमको हेल्प किया था। तो अब हम पढ़ रहे हैं अविभाव समास। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं कि इसमें क्या आता है। देखिए, जिस समास में के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखिए, जिस समास के प्रारंभ में क्या जुड़ा हो? उपसर्ग। अब उपसर्ग क्या होता है? जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे होंगे उनको कहा उपसर्ग क्या होता है, जिसको सुफिक्स और प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है। उपसर्ग का मतलब होता है कि कोई जो मूल शब्द है उसमें आके जुड़ जाए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया दिन। दिन एक शब्द होता है जिसका मतलब दिवस होता है। जैसे आज कौन दिन है, तो आपको पता ही होगा आज कौन दिन है। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये दिन वही। तो इसमें मैंने क्या किया? आगे में जोड़ देना है, ठीक है। मैंने जोड़ दिया प्रति। क्या जोड़ दिया? प्रति, ठीक है। मैंने जोड़ दिया इसमें प्रति। दिन में मैंने जोड़ दिया क्या? प्रति, ठीक है। तो ये क्या बन गया? एक नया शब्द बन गया, प्रति दिन, ठीक है। तो अविभाव समास में क्या कहा कि जिस समास के प्रारंभ में क्या लगा हो? उपसर्ग लगा हो, ठीक है। तो उसे कहते हैं अविभाव समास। जैसे कि मैंने की प्रति जोड़ा किसमें? दिन में। दिन एक मूल शब्द है, उसमें जोड़ दिया मैंने प्रति। तो एक नया शब्द बन गया क्या? प्रतिदिन। तो प्रतिदिन कौन समास हो गया? प्रतिदिन समास हो गया आपका अव्ययभाव समास, ठीक है। ये तो आपका रहा परिभाषा। अब मैं आपको ट्रिक देता हूं कि आप और भी कैसे तरीके से अव्ययभाव समास को पहचान सकते हैं। देखिएगा, ट्रिक नंबर 1। ट्रिक फर्स्ट में क्या कहता है? उपसर्ग। अब आपको दिमाग में रख लेना है उपसर्ग कहाँ कहाँ है, कौन कौन सा है। जैसे आपका उपसर्ग हो गया, अभी जैसे मैंने बताया था कि प्रति है, यथा है, यथा हो गया, प्र उपसर्ग हो गया, उसके बाद प्रति हो गया, अन हो गया, ठीक है। और भी हैं उपसर्ग, जैसे आपका हो गया नीर हो गया, नीर हो गया, भर हो गया,
मात्र हो गया, ठीक है, और भी सारे हैं इत्यादि, ठीक है। ये सब आ गए आपके उपसर्ग, यथा, प्र, प्रति, अन, नीर, भर, मात्र इत्यादि, ये सब क्या है आपके उपसर्ग हैं। जैसे मान लीजिए मैंने प्रति का लिया, अब देखो प्र का देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा गति, ठीक है, गति, गति मतलब मोशन, इसमें मैंने लगा दिया उपसर्ग प्र। प्र का मतलब एक उपसर्ग है, ठीक है, प्रगति, तो प्रगति एक शब्द हो गया। प्रगति जैसे आप भी आज पढ़ रहे हैं, क्यों? अपने जीवन को प्रगति करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए। तो गति में मैंने क्या उपसर्ग लगा दिया? प्र, तो ये बन गया प्रगति। तो प्रगति क्या है? एक समास है। कौन समास है? तो अविभाव समास। पहला ट्रिक आपको समझ में आया है कि उपसर्ग लगने पर, ठीक है। और ट्रिक नंबर 2 देखते हैं। ट्रिक नंबर 2 क्या कहता है? इसमें आपको योजक, दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह आते हैं। दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह आते हैं, योजक चिन्ह आते हैं। दोनों पदों के बीच क्या आता है? योजक चिन्ह। अब देखिए, आप याद कीजिए कि इससे पहले मैंने पढ़ाया था आपका द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में भी योजक चिन्ह आया था और इसमें भी योजक चिन्ह आया। तो लेकिन दोनों में क्या फर्क है? उसमें क्या था कि दोनों एक दूसरे से क्या थे? उल्टा था। जैसे रात का दिन, माता का उल्टा पिता। लेकिन इसमें क्या होगा कि दोनों समान होंगे, एक जैसे, इधर उधर नहीं। जैसे आपने गाना सुना होगा, धीरे धीरे से, समझ रहे हैं ना? तो यहां पर क्या हो जाएगा? धीरे धीरे। जैसे एक है, कौन गायक, उसका नामों नहीं भूल रहे हैं, नेहा कक्कर का भाई कौन है? टोनी कक्कर। उसका जितना भी गाना आता है इसी में चल जाता है, धीमे धीमे। उसका यही समासे में करके वो गाना करके व्यू लेके आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। आप लोग भी ज्यादा जान रहे होंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे, तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे क्या है? दोनों एक जैसे हैं, दोनों के बीच में क्या है? योजक चिन्ह आया। लेकिन ये अविभाव समास क्यों है? क्योंकि ये दोनों क्या है? क्या है? समान है, ठीक है। उसके बाद देखिए, कभी कभी बोलता है, अरे तुम दिनों दिन बहुत स्मार्ट होते जा रहा है, क्या राज है? तो मैंने क्या बोला? दिनों दिनों दिन, दिनों दिन। तो दिनों दिन कौन समास? बिल्कुल अविभाव समास। यहां पर भी दिन है और यहां पर भी दिन है। कोई कहता तुम रातों रात अमीर बन गया, रातों रात, रातों रात। तो रातों रात कौन समास? अविभाव समास, क्योंकि यहां भी रात और यहां भी रात। तो हम क्या बोले? जिसके दोनों पद क्या हो? एक जैसे होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहां पर भी दोनों समान है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? योजक चिन्ह आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी ये अविभाव समास क्यों है? क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। और जैसा ही उल्टा हो जाएगा तो जो मैं पीछे वाला बताया हूं आपका द्वंद्व समास होगा। एकदम क्लियर है, ठीक है। बड़े ध्यान से पढ़िए, सब एग्जाम में पूछता है, ठीक है। और भी चीज यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ और भी हैं। जैसे देखिए भर और मात्र का आपको सिखा देते हैं कि भर और मात्र इसमें क्या होता है, ठीक है। ट्रिक नंबर 3 में देखिए, ट्रिक जो है, चलिए ट्रिक नंबर 3 में क्या सीखना है हमको? भर और मात्र। भर और मात्र का क्या ट्रिक है? देखिए, जब भी ये जो दोनों हैं आपको उपसर्ग भर और मात्र, ये शब्द के आगे भी लग सकता है और पीछे भी, ठीक है। समझ रहे हैं ना? जैसे लाइट जो होता है मोटरसाइकिल में, गाड़ी में, आगे रहता है, पीछे रहता है। आगे इसलिए लगाते हैं कि हम किसी को ना ठोके, अब पीछे इसलिए लगाते हैं कि हमको कोई ना ठोक दे, ठीक है। समझ रहे हैं ना? तो रात में चलिएगा तो लाइट का ज़्यादा हमको व्यवस्था समझ में आता है। तो उसी तरह भर और मात्र का क्या है कि ये आगे भी लग सकता है और पीछे भी। जैसे देखिए, रात भर, सर आज दिया जला के रात भर पढ़ रहे हैं, ठीक है। गाना याद नहीं कीजिए, ठीक है। रात भर दिया जला के क्या करें? पढ़ें, रात भर। तो रात और भर, तो यहाँ पर देखिए रात में क्या लगा दिए? भर लगा दिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भर रात। अरे कहाँ था भर रात? मम्मी पूछेगी भर रात कहाँ था? तो मम्मी अपने दोस्त सबके साथ ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो भर रात, ठीक है। उसी प्रकार आज पता है गए थे दोस्त के यहाँ भोज खाने, तो भर पेट खाए हैं, तो पेट में क्या लगा दिए? भर लगा दिए। तो भर पेट कौन समास? अविभाव समास। भर पेट बोलिए या
पेट भर बोलिए, भर पेट या पेट भर, ये कौन समास हो जाएगा? अविभाव समास। उसी प्रकार मात्र का है, मात्र को भी जैसे लिखते हैं, मात्र 1 रुपया है मेरे पास, या एक मात्र तुम ही दोस्त है जो हमको खराब किया है, ठीक है, अपने दोस्तों के लिए कहते हैं तुम ही एकमात्र दोस्त है मेरा जो हमको तुम खराब किया है, नहीं तो अभी हम बहुत जगह आगे रहते हैं, सर्विस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एकमात्र मजाक तक था, उसको सीरियस नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो एकमात्र जो है वो कौन समास हुआ? अविभाव समास। तो मात्र और भर का एक ट्रिक है कि वो आगे भी लग सकता है और पीछे भी, अगर आगे लगे तो भी या पीछे लगे तो भी समझ जाइए कि ये अविभाव समास है। तो आपका इस तरह से 3 समास क्लियर कर दिए हैं। आगे देखते हैं चौथा क्या है? द्वंद्वी अब। तो अब आते हैं बहुव्रीहि। तो चलिए देखिए, तो अब हम लोग का हो गया द्वंद्व, हो गया द्विगु, हो गया अविभाव, हो गया, और आपका चौथा है बहुव्रीहि समास, जो कि मैं आपके सामने लिखा हूं। देखिए इसमें क्या है, इसका परिभाषा, इनमें देवी देवताओं के नाम, किसका नाम? देवी और देवताओं के। उसके बाद पर्यायवाची समूह के लिए आता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी कि विशेष रूप से समझिए, देवी देवताओं का नाम आता है, ठीक है। यानी ट्रिक में पहला में मैंने सिखा दिया कि देवी देवताओं के विशेष नाम। कैसा नाम? विशेष नाम। विशेष नाम से क्या मतलब है कि वह नाम लीजिए, उस नाम से किसी दूसरे का मतलब नहीं हो। जैसे हम सचिन तेंदुलकर बोलेंगे तो आप समझिएगा ना कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मॉडर्न टाइम के जो सबसे अच्छे क्रिकेटर है वो विराट कोहली है, ठीक है। तो विराट कोहली बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि विराट कोहली कौन है, इंडियन कैप्टन। उसी प्रकार से देवी देवताओं के कैसा नाम आना चाहिए? विशेष नाम आना चाहिए, ठीक है। दूसरा, विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है, यानी कि जब उस शब्द का क्या करेंगे? विग्रह करेंगे। जैसा ही विग्रह करेंगे उसका कैसा अर्थ निकलेगा? तीसरा। यानी कि कह सकते हैं कि दोनों पद जो होते हैं उसका प्रधान नहीं होता, वो तीसरे शब्द की तरफ क्या करता है? इशारा करता है। जैसे कि यहां पर देखिए लंबोदर, मैंने एक शब्द लिखा है लंबोदर, तो यहां पर देखिए लंबा है उदर जिसका, देखिए लंब, लंब मतलब क्या होता है? लंबा, ठीक है। मैं ऊपर का मिटा देता हूं, ठीक है, परिभाषा आप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए यहां पर लिखा है लंबोदर, तो इसमें एक शब्द आया लंबा, लंब मतलब लंबा, ठीक है। और उसके बाद इसी को विग्रह करेंगे तो उदर आया। उदर का मतलब क्या होता है? पेट होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2 पद आए, लंबा और उदर, ठीक है। और ये तीसरे की तरफ इशारा किया ना, क्या इशारा किया? कि लंबा है उदर जिसका, लंबा है पेट जिसका। पेट किस भगवान का? देवी देवताओं में किसका पेट लंबा है? गणेश भगवान का, ठीक है। तो यहां पर एक नया चीज आया, गणेश जी। तो लंबोदर कौन समास हुआ? लंबोदर कौन समास? तो आपका बहुव्रीहि समास। तीसरा देखिए दशानन, ठीक है। अब देखिए यहां पर फिर से 10 आया और आनन आया। आनन का मतलब क्या होता है? सर होता है, सिर जिसको बोलते हैं, माथा, ठीक है। तो 10 का सर किसका है? अभी कुछ दिन पहले ही आप दशहरा बिता के आए हैं और 10वें के दिन आप रावण जलाए ही होंगे, ठीक है। तो 10 गो उसका सर होता है, ठीक है। तो 10 है आनन जिसका अर्थात रावण, यानी कि दशानन कौन समास? बहुव्रीहि समास। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र, यानी कि त्रि मतलब 3 और नेत्र मतलब क्या होता है? आंख। तो 3 आंख किस देवताओं का है? किसका है? बिल्कुल शंकर जी का है। एक तो ये आंख है, बचपन में हम लोग सुनते थे कि देखो फोटो में जो तीसरा आंख खुल गया तो सत्यानाश हो जाएगा दुनिया का, ठीक है। तो हम लोग डरे रहते कब खुल जाए, ठीक है। तो त्रिनेत्र मतलब 3 नेत्र है जिसका अर्थात शंकर जी। तो त्रिनेत्र कौन समास हो गया? आपका बहुव्रीहि समास। इस प्रकार से आपका ये चारों समास समाप्त हो गया, बस आपके 2 बच गए, ठीक है। तब हम लोग अब 5वां जो भेद है समास का वो पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास। अब देखिए तत्पुरुष समास क्या होता है कि जिस समास में दूसरा पद क्या हो? प्रधान हो। प्रधान के बारे में पहले ही जिक्र कर चुका हूं। प्रधान मतलब जिसका इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। इसमें किसका इंपॉर्टेंट होता है? दूसरा पद का। तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह गायब हो जाता है। जब हम उसको विग्रह करेंगे, ठीक है, तो उसका कारक चिन्ह दिखाई देगा, लेकिन जब वो समास के तौर पे आएगा बन के, तो वहां पर उसका कारक चिन्ह क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, ठीक है। उसे ही कहते हैं हम तत्पुरुष समास।
इसका पहला देख लीजिए ट्रिक क्या है, दूसरा पद क्या होना चाहिए, इसका प्रधान होना चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जिसमें दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, तत्पुरुष समास के भेद। अब समझना है कि जो विग्रह करने पर वो भेद क्या है, ठीक है। समास के आपको तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। पहला है कर्म, दूसरा है करण, तीसरा है संप्रदान, चौथा है अपादान, पांचवा संबंध और अधिकरण। अब इसका चिन्ह सब क्या है, ये टोटल के टोटल आपका चिन्ह है, कारक चिन्ह जिसको बोलते हैं, ठीक है। कर्म तत्पुरुष का चिन्ह क्या है, को। करण तत्पुरुष का है से, के द्वारा। संप्रदान तत्पुरुष के लिए। अपदान तत्पुरुष से। तो यहां पर देखिए, यहां पर भी से, यहां पर से, लेकिन ये वाला से जो है अलग होने का, जब अलग होने का भाव देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए संबंध तत्पुरुष का के की। संबंध समझते हैं, जब रिलेशन बनाता है, जैसे कि हम पिछले क्लास में प्रीपोजिशन में पढ़ाए थे कि किस प्रकार से प्रीपोजिशन क्या करता है, दो नाउनों के बीच में संबंध जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष क्या है, का के की, ठीक है। उसके बाद अधिकरण तत्पुरुष में पर। तो ये आप याद कर लीजिए कि तत्पुरुष समास अगर समझना है तो आपको कारक चिन्ह समझ में आना चाहिए, कारक चिन्ह के भेद और कारक चिन्ह क्या होता है कारक का, ठीक है। तो ये है आपका तत्पुरुष समास। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि तत्पुरुष समास कैसे और क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, आप नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें देखिए कि मैंने कारक चिन्ह का कैसे इसमें यूज करना है। मैं लिखता हूं गंगा जल, मैंने लिखा गंगा जल। अब जब इसको विग्रह करेंगे, क्या करेंगे, विग्रह, तो क्या हो जाएगा, गंगा का जल। तो का चिन्ह है ना, जो मैंने आपको संबंध में बताया कि संबंध जो है, संबंध समास, ठीक है, संबंध तत्पुरुष, सॉरी समास नहीं, संबंध तत्पुरुष, तो उसमें का के की आता है, तो गंगा जल का, तो गंगा जल का जब विग्रह किया तो क्या आया, गंगा का जल। फिर मैं लिखता हूं राजपुत्र, राजपुत्र, तो क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। राजकुमार, मैंने लिखा राजकुमार, तो इसको विग्रह करेंगे तो क्या होगा, राजा का कुमार, ठीक है। फिर मैं लिखता हूं पाठशाला, पाठशाला, इसका विग्रह करेंगे तो पाठ के लिए शाला, ठीक है। तो यहां पर क्या आया, यानी कि मैंने देखा कि विग्रह करने पर क्या आता है, कारक चिन्ह आता है, ठीक है, वही कहलाता है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास अगर आपको लिखना है तो आपको कारक चिन्ह याद रहना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं आपका आखिरी। चलिए, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग 5 समास का भेद पढ़ चुके हैं। अब आखिरी जो है वो कौन है, कर्मधारय, यानी कि आपने द्वंद्वी अब तक में द्वंद्व, देगु, अविभाव, बाहुव्रीहि, तत्पुरुष पढ़ लिया है। अब है कर्मधारय। कर्मधारय समास क्या है, देखिए यहाँ पर, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद क्या हो, वह उत्तर पदों में उपमान, उपमेय, विशेषण, विशेष्य। अब देखिए विशेषण विशेष्य पढ़ने के लिए मैं अगला वीडियो डालने वाला हूँ विशेषण पे, तो वो आप देख के समझ सकते हैं कि विशेषण और विशेष्य क्या होता है, ठीक है। तो इंतजार कीजिए, मैं विशेषण पर भी वीडियो डालने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे जो है कह रहे थे कि आप हिंदी का कुछ व्याकरण का डालिए, तो मैं इसलिए मैं व्याकरण हिंदी का डाल रहा हूँ, ठीक है। तो अगला जो क्लास मैं डालूंगा वीडियो वो विशेषण पे ही डालूंगा, ठीक है। तो देखिए विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, उसे ही कर्मधारय समास कहते हैं। इसका पहला ट्रिक क्या होता है कि पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है। अब विशेषण थोड़ा सा हम बता देते हैं कि विशेषण क्या होता है, कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए सब, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक इंसान हूँ, तो इंसान हूँ तो मैं संज्ञा हूँ ना जी, क्योंकि मेरा एक नाम है। मेरा नाम क्या है, सौरभ सर, आपको पता चल ही गया होगा इतने दिनों में, मेरा नाम सौरभ सर है, ठीक है। तो कह देंगे सौरभ सर अच्छे शिक्षक हैं। तो शिक्षक है लेकिन कैसे हैं, अच्छे हैं, तो अच्छी उनकी क्या है, विशेषता है, तो वही होता है विशेषण। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसी शब्द को कहते हैं विशेषण। तो यानी कहता है पहला पद क्या हो, विशेषण हो। फिर देखिए दूसरा पद की तुलना, यानी कि तुलना किया जा रहा, और ये तुलना वाला काम जो है ना घर पर होता है। आप लोग तो इस चीज से वाकिफ ही होंगे, और खासकर वैसे बच्चे जो अभी 10th पास कर गए होंगे, तो घर में होंगे तो पड़ोसी से जरूर मम्मी और पापा, खासकर मम्मी तुलना करते हैं, अरे तुमसे अच्छा तो पड़ोसी का बेटा है, पढ़बो करता है, कामों करता है, तुम क्या करता है, दिन भर देखते हैं
कौन पबजी आता है और कौन फ्री फायर आता है, वही सब खेलते रहता है, नहीं, तो तुलना होता है ना। तो यहाँ पर दूसरे पद की क्या होता है, तुलना होता है, ठीक है। और विग्रह करने पर यानी कि अलग करने पर क्या आता है जो या के समान आए। जैसे यहाँ पर देखिए चरण कमल, तो क्या लिखा है, कमल के समान चरण, चरण है लेकिन कैसा है, कमल, तो उसका चरण की तुलना किससे किया जा रहा है, कमल, जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है कमल, तो कमल से तुलना किया जा रहा है किसका, चरण का। दूसरा देखिए महापुरुष, महान है जो पुरुष, पुरुष है लेकिन कैसा है, महान है, तो महान उसकी क्या है, विशेषता है ना जी, पुरुष है लेकिन कैसा है, महान है। अगला देखिए मृग नयन, मृग के समान नयन, मृग मतलब समझते हैं ना, मृग एक संस्कृत का शब्द है जिसको बोलते हैं, मृग मतलब होता है हिरण, ठीक है, क्या होता है, हिरण, ठीक है। यानी कि उसका नयन, नयन क्या मतलब, नयन का मतलब होता है आंख, नयन मतलब होता है आंख, ठीक है, यानी कि आंख है लेकिन किसके समान, हिरण के समान, यानी कि उसकी आंख की तुलना किससे किया जा रहा है, एक पशु से, और वो पशु कौन है, हिरण। जैसे आपको अगर कोई डॉग बोलता है यानी कुत्ता बोलता है तो आप तुरंत गुस्सा जाते हैं, लेकिन आपको शेर बोलता है तो अरे हम शेर हैं, तो बहुत वाइट लगता है कि वाह क्या बोल दिया, ठीक है। देखिए कुत्ता भी एक जानवर है लेकिन शेर भी एक जानवर है, लेकिन आप उसको कुत्ता को लेते हैं नेगेटिव सेंस में और शेर को लेते हैं एकदम कि हम वाह हम शक्तिशाली बोल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर उसका आंख है लेकिन किसके समान, मृग के समान, यानी कि हिरण के समान, ठीक है। हिरण का आंख बहुत खूबसूरत होता है, ठीक है। उसका देखिए लाल मणि, मणि है लेकिन कैसा है, लाल है, लाल उसकी विशेषता है। जैसे हम कह देंगे लाल रुमाल, तो रुमाल है लेकिन कैसा है, लाल है, तो लाल उसकी क्या है, विशेषता है। काला हिरण, तो हिरण संज्ञा है और हिरण की विशेषता क्या है, वह काला है, तो काला क्या हो जाएगा, उसकी विशेषता, तो वो हो जाएगा काला हिरण, कौन समास हो जाएगा, तो कर्मधारय। तो आज आपको मैंने एक ट्रिक पे पूरे एक क्लास में आपको पूरा समास सिखा दिया, और मुझे भरोसा है कि आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारा एग्जाम में समास का जो भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो 10th का बच्चा हो, चाहे वो 12th बोर्ड देने वाले स्टूडेंट होंगे, या जो सीटेट के स्टूडेंट होंगे, चाहे जो अभी एसएससी जीडी का फॉर्म निकला है उसका भी डेट आ चुका है, तो उन सब का जो एग्जाम होता है तो उससे हिंदी से अगर क्वेश्चन होगा तो समास से जरूर क्वेश्चन होगा। और आप इस वीडियो के माध्यम से समास एकदम क्लियर, एकदम एक वीडियो देखिए और पूरा समास क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि अगर कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि सर हमको यहाँ पर समस्या कुछ एग्जाम्पल अगर आपको देना है तो आप उसमें सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट में, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। अगर अच्छा वीडियो लगे तो लाइक जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।